इस वीडियो की श्रृंखला में आज हम नातेदारी के भेद टॉपिक पर बात करेंगे। अभी तक हमने जो नातेदारी व्यवस्था के बारे में, नातेदारी का अर्थ देखा, नातेदारी की परिभाषाएं देखी और एक नातेदारी का जो सार हमारे सामने निकल के आया कि नातेदारी में सामान्यतः 3 प्रकार के संबंधी होते हैं: विवाह संबंधी, रक्त संबंधी एवं काल्पनिक संबंधी। यहाँ हम नातेदारी के भेद की जहाँ तक बात करें तो कह सकते हैं कि सामाजिक संबंधों में सर्वाधिक और आधारभूत जो संबंध हैं वो प्रजनन पर आधारित होते हैं और प्रजनन की कामना 2 प्रकार के संबंधों को जन्म देती है। पहला, माता पिता एवं संतानों के बीच तथा भाई बहनों के बीच बनने वाले संबंध, इन्हें हम समरसता के संबंध भी कहते हैं। और दूसरे, पति पत्नी के मध्य बनने वाले एवं इन दोनों के पक्षों के बीच बनने वाले संबंध, जिन्हें हम विवाह संबंध की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ हम दोनों संबंधों के बारे में आज कुछ बात करेंगे, कुछ उदाहरण यहाँ देखेंगे। तो पहला है समरक्त संबंध। तो समरक्त संबंध का जहाँ तक सवाल है तो कह सकते हैं कि प्रजनन के आधार पर उत्पन्न होने वाले सामाजिक संबंधों में से एक प्रकार वह है जो रक्त या समरसता के आधार पर बनता है, जिसमें माता पिता एवं संतानों के बीच का संबंध, संतानें माता पिता के जैसे वाहक अणु ग्रहण करती हैं और ऐसी मान्यता है कि उनमें समान रक्त पाया जाता है। और इसी प्रकार से भाई बहनों में भी रक्त का संबंध होता है। एक व्यक्ति के माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, मामा नाना नानी, चाचा बुआ, ये जितने भी संबंध हैं सब रक्त संबंधों के अंतर्गत आते हैं। लेकिन रक्त संबंधियों के बीच सताही प्राणी शास्त्रीय संबंध होना आवश्यक हो ऐसा भी नहीं है। उनके बीच काल्पनिक संबंध भी हो सकते हैं। इन संबंधों को यदि समाज की स्वीकृति मिल गई है तो वे संबंध भी वास्तविक संबंधों की तरह ही माने जाते हैं। जैसे हमने पहले भी बताया था कि रक्त संबंधियों में उन संबंधों को भी शामिल किया जाता है जो प्राणी शास्त्रीय जैविक संबंध नहीं हैं, वे काल्पनिक हैं, जिनको मान लिया गया है लेकिन जिनको समाज की मान्यता है। और जिसमें हमने उदाहरण सबसे अच्छा जो दिया वो गोद लिए हुए बच्चे, वो इसी श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि रक्त संबंधों में जैविकीय तथ्य इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि सामाजिक मान्यता का तथ्य है। इसके अंतर्गत हम अनेक उदाहरणों से ये स्पष्ट भी कर सकते हैं कि जैसे मेलेनेशिया के टोब्रियांडा द्वीप निवासियों में वास्तविक पिता कभी कभी हम कहते हैं कि वो अज्ञात होता है, उसका पता नहीं चलता क्योंकि वो बहुपति प्रथा वहाँ प्रचलित है। लेकिन वहाँ क्या होता है कि परंपरानुसार संतान का पिता वही व्यक्ति माना जाता है जो उस लड़की से विवाह करता है। भले ही प्राणी शास्त्री उस बच्चे का पिता कोई दूसरा है, लेकिन उस बच्चे का पिता वही माना जाएगा जिसने उस लड़की से विवाह किया है। जहाँ बहुपति प्रथा जो पाई जाती है वहाँ विवाह जो लड़का करता है उसी की संतान मानी जाएगी, भले ही वह किसी पति का जैविक रूप से वहाँ संतान हो। तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि गोद लेने की प्रथा इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, सार्वभौमिक उदाहरण है, जो हम कह सकते हैं कि अधिकांश समाजों में हमें देखने को मिलता है। जिस व्यक्ति को गोद ले लिया उसके प्रति सभी जगह ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे वह जैविक रूप से उत्पन्न संतान हो। यदि वास्तविक रक्त संबंधी ही ऐसे संबंधों का आधार होता है तो हम कई संबंधियों को एक ही नाम से क्यों पुकारते हैं? जैसे पिता की आयु, माता की आयु के लोगों को पिता या माता शब्दों द्वारा संबोधित क्यों करते हैं?
कुछ लोग कुछ लोग जैविकी संबंधों की तुलना में संबंधियों द्वारा निभाए गए अधिकार एवं कर्तव्यों को अधिक महत्व देते हैं। जैसे हम यहाँ मिलेनिशिया के एक उदाहरण और लेते हैं, वहाँ कुछ भागों में बच्चा किस परिवार का माना जाएगा इसका निर्णय प्रसव की क्रिया से नहीं होता है, वरन वहाँ कुछ सामाजिक कृत्यों द्वारा इसका निर्धारण होता है। वहाँ एक दूप में तो प्रसूता को जो व्यक्ति मूल्य देता है वही उसकी संतान का पिता कहलाता है, और उस व्यक्ति की जो पत्नी है उस बच्चे की माँ बन जाती है। एक दूसरा द्वीप और है वहाँ, और वहाँ व्यक्ति का पिता वह बनता है जो गृह द्वार पर साइकस वृक्ष के पत्ते का आरोपण करता है। तो यहाँ इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि पितृत्व और मातृत्व सृजन एवं प्रसवन की जो शारीरिक क्रियाओं पर सदा ही आधारित नहीं होती, वरन वहाँ सामाजिक प्रथाओं पर निर्भर है। अतः हम कह सकते हैं कि नातेदारी में जो सामाजिक मान्यता है वह जैविक तथ्यों पर आरोपित है, वहाँ जैविक तथ्यों पर आरोपित है। जहाँ प्राणी शास्त्रीय पिता वहाँ कोई भी है या प्राणी शास्त्रीय रूप से बच्चा किसी का है, लेकिन सामाजिक मान्यता जिसने जिसको दे दी, जिस व्यक्ति को दे दी, वही उसका पिता माना जाएगा और वही उस पिता की वो संतान माना जाएगा, भले ही उसका वह पिता जैविक रूप से पिता नहीं है या प्राणी शास्त्रीय पिता नहीं है, लेकिन सामाजिक रीति रिवाजों का उसने निर्वाह कर लिया, उसने वो संस्कार कर लिया, तो वहाँ वही फिर उसका पिता माना जाता है। तो कह सकते हैं नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत कि सामाजिक जो मान्यता हैं वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, वो ज़्यादा जरूरी हैं। वहाँ जैविक तथ्य इतना आवश्यक नहीं है, जैविक तथ्य से ऊपर सामाजिक मान्यता है। वही दूसरे संबंधी इसमें जो आते हैं उनको विवाह संबंधी कहा जाता है, और विवाह संबंधी भी यानी कह सकते हैं कि प्रजनन पर आधारित नातेदारी के संबंधों में विवाह संबंधी भी हैं, जो भी समलिंगियों के बीच समाज की स्वीकृति के परिणाम स्वरूप स्थापित होते हैं। केवल पति पत्नी ही विवाह संबंधी नहीं है, वरन उन दोनों के परिवारों के अनेक संबंधी भी परस्पर विवाह संबंधी हो जाते हैं। जैसे किसी लड़के लड़की की शादी हुई तो वे परस्पर तो पति पत्नी आपस में संबंधी हो गए, लेकिन उधर लड़के वाले पक्ष के यानी वर पक्ष के, उधर वधु पक्ष के जितने भी जो नातेदार हैं वह भी एक दूसरे के आपस में नातेदार बन जाते हैं। जैसे सास ससुर, ननद भौजाई, जीजा साली, जीजा साला, साड़ू, फूफा, भाभी और बहू, ननद, भवाज, ये जितने भी जो संबंधी हैं यह यानी विवाह के आधार पर पैदा होते हैं या विवाह के माध्यम से बनते हैं। तो इनको सामान्यतः विवाह संबंधी कहा जाता है। और इसके अलावा जो इसमें तीसरे प्रकार के जो संबंधी होते हैं, जो हमने बताया, जो काल्पनिक संबंधी होते हैं, इनको समाज की मान्यता मिली होती है, जिसमें गोद लिए हुए जो बच्चे हैं वे सभी यानी उनको वही रक्त संबंधियों के समान माना जाता है, भले ही उनसे कोई रक्त का संबंध नहीं है। तो ये हमारे अपने कह सकते हैं कि नातेदारी के भेद, और नातेदारी के भेद के बाद में हम यहाँ देखते हैं कुछ नातेदारी की श्रेणियाँ। हम ऐसा मानते हैं या जानते भी हैं कि हमारे जितने भी नातेदार होते हैं उन सभी नातेदारों के साथ हमारे समान रूप से संबंध नहीं होते, यानी सभी से जो हमारा संपर्क है समान रूप से का नहीं होता है। कोई निकट के संबंधी होते हैं, कोई घनिष्ठ संबंधी होते हैं, तो हम कोई कहते हैं कि हमारे वो दूर के संबंधी हैं। तो इसके आधार पर निकटता और दूरता, घनिष्ठता एवं संपर्क के आधार पर हम नातेदारों को विभिन्न श्रेणियों में बांटते हैं, जिसको हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक श्रेणी के रूप में जानते हैं। यानी जो अधिक घनिष्ठ हैं हमारे, अधिक हमारे जो नज़दीक हैं,
वो प्राथमिक संबंधी से नातेदार होते हैं। उनसे कम जो घनिष्ठ हैं या उनसे थोड़ी दूरी पे हैं वे द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, और उन जो तीसरे जो होते हैं वो उनसे भी दूर हैं, वो बहुत और ज़्यादा कम घनिष्ठ हैं, वो तृतीय श्रेणी के संबंधी के रूप में आते हैं। तो यहाँ हम कुछ प्राथमिक द्वितीय तृतीय श्रेणियों की जहाँ बात करेंगे, तो पहली हमारी जो श्रेणी है वो है प्राथमिक संबंधी। प्राथमिक संबंधी वे व्यक्ति या वे संबंधी होते हैं जिनसे हमारा सीधा संबंध होता है, और ये कह सकते हैं कि जिनके संबंध को प्रकट करने के लिए कोई और संबंधी बीच में नहीं होता, यानी किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, जिससे हमारा सीधा संबंध है। जिनमें हम कह सकते हैं पिता पुत्र, पति पत्नी, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन, ये सभी जितने भी हमारे रक्त संबंधी हैं इनको हम प्राथमिक संबंधी कहते हैं। ये प्राथमिक श्रेणी के संबंध है। यानी कहने का तात्पर्य है कि वे संबंधी जिनका संबंध आपस में प्रत्यक्ष है और उनके बीच में कोई दूसरा संबंधी नहीं है। जैसे पति पत्नी है, दोनों का डायरेक्ट अपने आप संबंध है, इसके बीच में कोई भी नहीं है। पिता पुत्र है, इनके बीच में कोई है, सीधा प्रत्यक्ष संबंध है। भाई भाई है, भाई के बीच में कोई नहीं है, सीधा भाई का भाई से संबंध है। भाई बहन का संबंध है, सीधा संबंध है। भाई का बहन से सीधा संबंध है, बीच में कोई नहीं है। बहन बहन का संबंध है, वहाँ बीच में कोई नहीं है, सीधा प्रत्यक्ष संबंध है। तो जहाँ प्रत्यक्ष संबंध होता है, सीधा संबंध होता है, बीच में कोई संबंधी दूसरा नहीं होता है, वे सभी संबंधी प्राथमिक श्रेणी के नातेदार कहे जाते हैं। इसके अलावा द्वितीयक संबंधी भी कुछ होते हैं हमारे, और द्वितीयक संबंधी वे संबंधी होते हैं जो हमारी प्राथमिक संबंधी के प्राथमिक संबंधी होते हैं। यानी प्राथमिक संबंधी के अंतर्गत उन संबंधियों को शामिल किया जाता है जो हमारे प्राथमिक संबंधी के प्राथमिक संबंधी हैं। जैसे दादा पोता का संबंध, देवर भाभी का संबंध, जीजा साली का संबंध, ये जो जितने भी ये संबंध हैं ये क्या हैं? ये द्वितीयक संबंध है, क्योंकि यहाँ हमारा इनसे कह सकते हैं कि ये जितने भी हमने संबंधी बताए इनमें प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। यहाँ एक संबंधी बीच में है। जैसे दादा पोता की जहाँ हम बात करते हैं तो बीच में यहाँ पिता है, क्योंकि दादा का बेटा पिता और पिता का बेटा पोता, बीच में कौन आ गया? बेटा आ गया। तो यहाँ एक हमारा प्राथमिक संबंधी बीच में मौजूद रहता है, वो द्वितीयक संबंधी कहलाते हैं। देवर भाभी का जहाँ तक संबंध है, देवर भाभी का भी यानी आप प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं है, वहाँ भी बीच में कौन है? भाई है, वहाँ भाई बीच में है, क्यों? भाई की पत्नी भाभी और खुद वो देवर। तो कह सकते हैं कि हमारा प्राथमिक संबंधी का जो प्राथमिक संबंधी होता है उसको द्वितीयक संबंधी की श्रेणी में रखा जाता है, या ये कह सकते हैं कि उसको द्वितीयक नातेदार कहा जाता है। और तीसरे प्रकार के जो संबंध हैं जिनको तृतीय श्रेणी में रखा जाता है, तृतीय श्रेणी में वे संबंधी आते हैं जो हमारे प्राथमिक संबंधी के द्वितीयक संबंधी हैं, यह हमारे द्वितीयक संबंधी के प्राथमिक संबंधी हैं। उन संबंधियों को हम तृतीयक संबंधी के रूप में जानते हैं। यानी कौन से संबंधी? जो संबंधी प्राथमिक संबंधी के द्वितीयक संबंधी हैं, यह हमारे द्वितीयक संबंधी के प्राथमिक संबंधी हैं, वे तृतीयक संबंधी माने जाएंगे। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण दिया है, जैसे फूफा है, भतीजा है, मामी भांजे का संबंध है, सहलज का संबंध है, सहलज का संबंध है, और नंदोई का संबंध है। ये सभी आपस में यानी तृतीयक संबंधी हैं, आपस में कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। और इन संबंधियों के बीच में दो संबंधी हैं। जहाँ तक हम फूफा की बात करते हैं तो फूफा के बीच में यहाँ हमारे दो संबंधी हैं,
पहला पिता और दूसरा पिता की बहन बुआ, और बुआ का प्राथमिक संबंधी फूफा। जैसे हमारे प्राथमिक संबंधी पिता, पिता की प्राथमिक संबंधी बुआ और बुआ का प्राथमिक संबंधी फूफा। ठीक है। उसी प्रकार से भतीजा, भतीजा जैसे हमारा जो संबंध है वो तृतीय श्रेणी का संबंधी है भतीजा। क्यों? भतीजा जो कौन है? हमारा प्राथमिक संबंधी भतीजा, यहाँ भतीजा जहाँ तक है ये फूफा भतीजे की बात है, यहाँ चाचा भतीजे की बात नहीं है। चाचा भतीजे का जहाँ तक संबंध होता है वो द्वितीय श्रेणी में आता है, और यहाँ हम जो बात कर रहे हैं फूफा भतीजे की बात कर रहे हैं, तो फूफा और भतीजे का जो संबंध है वो तृतीय श्रेणी में आएगा। फूफा भतीजे का संबंध है। वैसे ही मामी भांजा का संबंध है, मामी भांजा का भी आपस में तृतीय संबंध है। यहाँ भी बीच में दो संबंधी हैं। पहला यानी कह सकते हैं कि मामी और भांजा, यहाँ पहला संबंध माँ से, और माँ का प्राथमिक संबंधी मामा, और मामा का प्राथमिक संबंधी मामी। तो मामी भांजा का संबंध भी तृतीय श्रेणी में आते हैं। तो ये हमारे कुछ संबंधी होते हैं। प्राथमिक संबंधियों को हम निकट के संबंधी कहते हैं, हमारे प्रत्यक्ष संबंधी होते हैं, हमारे घनिष्ठ संबंधी होते हैं। वहीं द्वितीयक संबंधी जो होते हैं प्राथमिक संबंधियों की तुलना में कुछ दूर के संबंधी होते हैं। और वहीं तृतीयक संबंधियों की जहाँ तक बात आती है वो हमारे यानी प्राथमिक संबंधियों के भी द्वितीयक संबंधी होते हैं। तो जैसे जैसे ये श्रेणियाँ आगे आगे बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे संबंधों में घनिष्ठता कम होती जाती है। तो ये जो श्रेणियाँ जो बनाई हैं एक घनिष्ठता के आधार पर ये श्रेणियों का यहाँ निर्माण हुआ है। यहाँ हम खासकर 3 श्रेणियों की बात करेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी। आज इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम अगला वीडियो जो होगा उसमें होगा नातेदारी के नियामक व्यवहार या रीतियाँ।